ये मैग्नेटिज्म टॉपिक में कूलम्स लॉ के बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। हमने मैग्नेटिज्म के बारे में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले टॉपिक्स में बहुत सारा डिटेल्स, बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारे लॉज के बारे में वहाँ डिस्कस करा है। वहाँ बेसिक्स बहुत सारी चीज़ मैग्नेटिज्म के बारे में काफ़ी डिटेल बताया गया है। और हमने ये कहा है कि बहुत पहले मैग्नेटिज्म को एक अलग डिसिप्लिन, अलग टॉपिक मानते थे और इलेक्ट्रिसिटी को अलग मानते थे। बाद के दिनों में पता चला कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिज्म का जो कारण है, यानी किसी बॉडी में अगर ओरिजिन मैग्नेटिज्म का उसके अंदर अगर ओरिजिन हो रहा है तो ये मेन उसके ओरिजिन होने का कारण इलेक्ट्रिक चार्ज है या इलेक्ट्रिक करंट है। तो आज की डेट में हम लोग इसको एक कंबाइंड शक्ल में डिसिप्लिन में पढ़ते हैं, जिसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर कहा जाए या यूं कहा जाए कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो उस पर डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। उसमें बहुत सारे वीडियो मेरा अपलोडेड है, आप जाके उसको जरूर देखो। अगर उसको आप देख लेते हो तो ये जो टॉपिक है आपको चुटकी बजाते आपको समझ में आ जाएगा, जरा बराबर दिक्कत नहीं होगा। और वैसे इसलिए भी दिक्कत नहीं होगा कि हम लोगों ने कूलम्स लॉ एक जगह पढ़ चुका है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं। उसमें हमने कहा था कि कोई पॉइंट चार्ज है, मान लो कोई एक पॉइंट चार्ज है Q1 और सम डिस्टेंस पे कोई दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो कूलम साहब ने कहा कि ये दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स अप्लाई करेगा और ये फोर्स का जो वैल्यू है चार्जेस के यानी पॉइंट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके प्रोडक्ट का, यानी इनके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कभी कभी गलती से होता है क्या, चार्ज के साथ साइन भी रहता है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव, सो दैट कि अगर ये साइन रह जाए तो ये होता है कि ये प्रोडक्ट करने पर ये नेगेटिव चार्ज मेरा आ सकता है, नेगेटिव वैल्यू आ सकता है। इससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे मॉडुलस का इस्तेमाल करते हैं, और जब मोड इस्तेमाल करते हैं तो चार्ज का जो साइन होता है ऑटोमेटिकली उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो नहीं लेते हैं, सिर्फ वैल्यू की बात करते हैं। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो बिल्कुल सिमिलर वे में यहाँ पे मैग्नेट के बारे में भी कहा जाता है कि मैग्नेट यानी बार मैग्नेट की जब बात करते हैं बच्चों, तो बार मैग्नेट के दो एंड्स में दो पोल होता है। जैसे यहाँ एक एंड यहाँ है, दूसरा एंड यहाँ है। ये दूसरा मैग्नेट है, इसका एक छोर इधर एक छोर इधर है। तो कहा जाता है जो एंड का सरफेस है उससे थोड़ा सा अंदर डिप्रेस्ड रहता है, थोड़ा सा अंदर धसा हुआ पोल होता है, जिसको हम लोग पोल स्ट्रेंथ से उसकी वैल्यू को हम लोग दर्शाते हैं। और एक मैग्नेट के जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है दोनों का स्ट्रेंथ सेम होता है। हमने दो डिफरेंट मैग्नेट लिया है, एक के पोल स्ट्रेंथ हमने ले लिया M1, दूसरे का हमने M2 ले लिया, और इन दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने R रखा है। तो अब कूलम साहब का जो यहाँ पे लॉ है उस लॉ में कह रहा है कि दोनों पोल्स के बीच में, मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो फोर्स लगता है that very force is directly proportional to product of the pole strength, यानी दोनों पोल स्ट्रेंथ यानी M1 M2, इसको हमने M1 कहा है, इसको हमने M2 कहा है, क्योंकि दो डिफरेंट मैग्नेट है। तो इनके जो पोल स्ट्रेंथ का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब पोल स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा दोनों के बीच जो कूलम फोर्स है उतना ही ज्यादा होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, यानी दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है डिस्टेंस के स्क्वायर का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप दूरी बढ़ाते हो तो फोर्स का वैल्यू घट जाएगा, और दूरी अगर घटाते हो, कम करते हो तो फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये दोनों जो स्टेटमेंट है कूलम साहब का एक जगह हम लोगों ने कंबाइन करा। हमने कहा कि जो फोर्स का वैल्यू है यानी फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोल स्ट्रेंथ का यानी M1 M2 का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का, यानी F का वैल्यू हमने इतना रखा। और उसके बाद अगर हम लोग F को इक्वल करना चाहते हैं तो किसी एक डायरेक्शन में कांस्टेंट हम लोग अप्लाई करते हैं, और कांस्टेंट यहाँ के अप्लाई करा और यहाँ पे हो गया M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। फाइनली ये वैल्यू हम लेके आते हैं दो पोल्स के बीच में लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स, या जिसको हम कूलम फोर्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक हमने एक कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई करा। इस कांस्टेंट के बारे में कहा जाता है कि जो कांस्टेंट के है, इसके का नाम है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसका वैल्यू उन लोगों ने कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनली उनको जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू समझ में आया वो आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई,
और फिर इसका वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जब निकाला गया वो होता है 10⁻⁷ और यूनिट आता है इसका टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, या दूसरा यूनिट इसका है वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। तो बच्चों इस चैप्टर में स्पेशली आपका मैग्नेटिज्म में इसमें बहुत ज़्यादा आपको यूनिट्स बहुत कंफ्यूज करेगा। तो यूनिट्स के बारे में आपको भली भांति जानकारी होना चाहिए, कौन यूनिट्स कहाँ से आता है, किस तरह से आता है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। ये सारी बातें आपको बेहतर तरीके से जानना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक एम्पियर वर्ड इस्तेमाल होता है और आप जानते हो कि एम्पियर की जब बात करते हैं तो ये एम्पियर जो होता है वो करंट का एसआई यूनिट होता है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ करंट की बात कहाँ से आ गई? तो मैंने पहले ही कहा कि मैग्नेटिज्म ये एक अलग डिसिप्लिन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं जो बहुत प्रॉपर है। तो इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे करंट का कोई ना कोई यूनिट्स यहाँ पे शामिल होगा। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट मिला एसआई यूनिट टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, और ये जो म्यू नॉट है इस म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, यानी एयर या फ्री स्पेस जहाँ एयर भी नहीं है जिसको वैक्यूम कहते हैं उस जगह के लिए एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी जो है वो म्यू नॉट है। जिस तरह से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करा था, और ये जो इप्सिलॉन नॉट है उसका नाम हम लोगों ने दिया था एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी के जगह परमिटिविटी आया था, वहां पे परमिटिविटी यहाँ पे परमिएबिलिटी। तो दोनों के नाम में ज्यादा का डिफरेंस नहीं लगता है। अब सवाल है कि ये परमिएबिलिटी और अगर यहाँ बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी, इनका सेंस क्या होता है? तो इसका सेंस उसको मैं यहाँ सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। अब दोनों के बीच में अगर कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल एयर होगा। अगर एयर भी नहीं तो फ्री स्पेस कहते हैं हम लोग। तो ये फ्री स्पेस होने के वजह से इन दोनों के बीच में फोर्स का वैल्यू कितना स्ट्रॉन्ग लगता है, कितना उसका मैग्नीट्यूड होता है। अब इसको हमने क्या करा, इन दोनों के बीच में हमने कोई एक मीडियम रख दिया। अब कोई एक माध्यम रख दिया तो नेचुरली दोनों के बीच जो फोर्स लगना था वो फोर्स थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, यानी अफेक्टेड होगा। तो कहा जाता है कि जिन पॉइंट चार्जेस के बीच में हम कूलम फोर्स की बात करते हैं उनके बीच में कोई एक मीडियम की अगर बात होगी तो उस मीडियम का नेचर पर इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का वैल्यू तय होगा। अगर यहाँ उन दोनों के बीच में एयर है तो एयर के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आएगा। अगर कोई दूसरा मीडियम है तो उस मीडियम का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आएगा। इसी तरह से जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहा है, तो यहाँ हमने अगर नॉर्थ पोल का ले लिया हमने M1 और साउथ पोल का हमने M2 ले लिया चार्ज की जगह पे। तो अब यहाँ पे एयर है, एयर का परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी का परमिटिविटी और इसका परमिएबिलिटी, यानी ये म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट और एक म्यू नॉट, ये दो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। यानी वो एयर या वो माध्यम कितना उसको सपोर्ट करता है फोर्स लगने के लिए, तो उसी के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हमारे पास एक चीज़ आ गया, इस के का वैल्यू तो हम रख देंगे यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या यूँ कहोगे 10⁻⁻⁷। तो अगर उस वैल्यू को हम उतना रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू हमारा फाइनली, अगर हम इस वैल्यू को हम एक जगह कर लिखें तो ये वैल्यू हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी F = हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ हो जाएगा M1 × M2 अपॉन R²। ये फाइनल दो मैग्नेट्स के पोल्स के बीच का जो फोर्स है, यानी कूलम फोर्स है, यानी कूलम्स मैग्नेटिक फोर्स है, वो वैल्यू इतना आता है। अब यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ ये आया, साउथ पोल नॉर्थ पोल या नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ व्हाटएवर पोल्स का पोल स्ट्रेंथ अगर आया तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो उसका एसआई यूनिट बच्चों हम लोग लेते हैं एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट हो जाता है एम्पियर मीटर। और ये जो हमने इप्सिलॉन म्यू नॉट लिया जिसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कहते हैं,
इसका ऐसा यूनिट को हम लोग लिखते हैं टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। देखो यहाँ के का वैल्यू आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो अगर इसका हमने टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स अगर इसका हम यूनिट लिखते हैं ऐसा यूनिट, तो ये तो 4 पाई हमारा कांस्टेंट है, ये तो यूनिट लेस है। इसका मतलब है ये यूनिट म्यू नॉट का ही हो गया। तो म्यू नॉट का यहाँ यूनिट हो गया ऐसा यूनिट टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, और जो पोल स्ट्रेंथ हम एम के फॉर्म में लेते हैं इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, आपको आसानी से याद रह जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपको याद है कूलम फोर्स, तो यहाँ भी आपको याद हो जाएगा। बहुत छोटा सा ये क्लास था, तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म पर और भी बात करेंगे, इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो आपके 12th बोर्ड में पूछे जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और मैं तो यही कहूँगा कि आप जब भी बैठो पेन एंड पेपर के साथ बैठो, इससे अच्छा बेहतर नोट्स आपको नहीं मिलेगा। बहुत कंसाइज नोट है, मेरा जो नोट्स है बहुत कम शब्दों में है, कम आपको लिखना पड़ेगा। साइंस में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना होता है, टू द पॉइंट और एप्रोप्रिएट। यहाँ पे कैलकुलेशन और राइट अप्रोच यानी डायरेक्ट अप्रोच की बात होती है। इसलिए ये जो नोट्स आपको दिया जा रहा है वो बहुत प्रॉपर नोट्स है, एग्जाम में आप ऐसे लिखो बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप।